बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के अंदर अ, अपन जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। और कल अपन ने देखा था कि नीति निर्देशक तत्व आखिर क्यों शामिल किए गए, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानकारी ली। और किस प्रकार नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक समाजवादी समाज की परिकल्पना जो कि संविधान में की गई है उसके अंदर यह आवश्यक है, इसके बारे में नीति निर्देशक तत्व का विस्तार से अध्ययन किया। और साथ में नीति निर्देशक तत्व कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, इसकी भी प्रारंभिक जानकारी ली। और साथ में हमने ये भी देखा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार अलग है, कैसे नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए निर्देश है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए निर्देश है, और मौलिक अधिकार कैसे व्यक्ति के लिए है। साथ ही नीति नॉन जस्टिसिएबल है, यानी वो बाध्यकारी नहीं है राज्य के लिए, लेकिन मौलिक अधिकार बाध्यकारी है राज्य के लिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति को सुरक्षित के लिए सुरक्षित रखना। तो ये चीजें देखी थी। और कल हमने कुछ नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया था जिसके अंदर आर्थिक रूप से प्रमुख, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रमुख निर्देशक तत्व थे, जो सामान्यतः है समाजवादी समाज राज्य की स्थापना की दृष्टि से जो है वो बनाए गए ऐसे निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, चाहे वो समान कार्य समान वेतन हो 39 के अंतर्गत, या फिर जो फ्री लीगल एड हो, मुफ्त विधिक सहायता हो, ये सारे इसमें थे। अब जो दूसरी श्रेणी है नीति निर्देशक तत्वों की, वो है गांधीवादी तत्वों की। यूं तो हम जानते हैं कि संविधान पर गांधी के सिद्धांतों का बहुत असर है, बहुत बड़ी छाप है। और गांधी जी के सिद्धांत, गांधी जी का चाहे वो पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत हो, अस्पृश्यता निवारण का सिद्धांत हो, या फिर आर्थिक सिद्धांत हो, उन सब की छाप, स्पष्ट छाप दिखती है अपने संविधान में। लेकिन नीति निर्देशक तत्व विशेष रूप से गांधीवादी विचारों से प्रेरित था, और इसलिए गांधीवादी तत्वों, गांधीवादी सिद्धांत के तत्वों का भी इसमें उल्लेख करना एक समीचीन होगा, एक प्रासंगिक होगा यहाँ पर। तो अपन कुछ ऐसे निर्देशक तत्वों के बारे में देखेंगे जो गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है। सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का उल्लेख। पंचायती राज यानी जो गांधी जी के शब्दों में ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज यानी कि जो शासन की इकाई होगी वो गांव को माना गया गांधी जी के द्वारा, और उसी के तहत ग्राम स्वराज की ऐसी परिकल्पना की गई जिसको कि नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 40 के तहत रखा गया। बाद में हम देखते हैं, यद्यपि बहुत लंबे समय तक ये संविधान के द्वारा संरक्षित नहीं था, संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, पंचायती राज 1959 में लागू भी हुआ, फिर भी ये संवैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं था। 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक संवैधानिक संस्था के रूप में पंचायती राज की स्थापना हुई, और पंचायती राज के कार्यों का, अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया। इसी प्रकार अनुच्छेद 243 के अंदर अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया है पंचायती राज के अधिकारों का उल्लेख। संविधान के अनुच्छेद 43 में भी राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी का जो आर्थिक सिद्धांत था वो कुल मिलाकर लघु और कुटीर उद्योगों पर केंद्रित था। वो जो चरखा उनका प्रतीक था, चरखा जो था वो एक प्रतीक था, किस बात का, तो असल में चरखा था प्रतीक लघु एवं कुटीर उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था का, यानी कि जिससे सदियों से भारत का रोजगार, भारत की रोजगार व्यवस्था बनी हुई है, भारत की अर्थव्यवस्था बनी हुई है, उसको मेंटेन रखना और लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, हथकरघा उसमें भी शामिल है। तो ये जो है ये अनुच्छेद 43 में राज्य को एक निर्देश है कि उसको बढ़ावा दे। यह भी स्पष्ट रूप से गांधीवादी सिद्धांतों के द्वारा प्रेरित है। और इसी प्रकार अनुच्छेद इसी अनुच्छेद में अनुच्छेद 40 में ये भी है कि राज्य पिछड़े और निर्बल जातियों को की विशेष रूप से शिक्षा और आर्थिक हितों में उन्नति करेगा, पिछड़ी और निर्बल जातियों की। तो हम जानते हैं कि गांधी जी किस प्रकार जो निर्बल और पिछड़े वर्ग के अपने नागरिक हैं, अपने भाई बंधु हैं,
उनके विकास के लिए गांधी जी ने कितना बड़ा अभियान उठाया था, तो उसको उसकी पूर्ति के लिए भी इस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करेगा। यह भी जो उसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जो कुल मिलाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से प्रेरित है, और यह भी गांधीवादी सिद्धांतों के अनुकूल है। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य नशीली वस्तुओं के प्रयोग को औषधियों के अतिरिक्त विशेष उद्देश्यों के लिए मना करेगा। अब ये जो है ये भी एक प्रमुख गांधीवादी सिद्धांत जो था, गांधीवादी उद्देश्य था, वो था मद्य निषेध, मद्यपान निषेध, है ना, उससे प्रेरित है। यानी कि सिर्फ औषधियों के लिए ही ड्रग्स का इस्तेमाल होगा, बाकी इसको इस पर उचित प्रतिबंध, उचित नियंत्रण राज्य लगाएगा। हम जिस प्रकार देख रहे हैं कि इस समय जो नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा, उसकी वजह से आज का युवा वो इसके चपेट में आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए गांधीवाद के इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया था। फिर अनुच्छेद 44 में जो समान नागरिक संहिता है वो कुल मिलाकर जो है वह भी एक सामाजिक समरसता के सिद्धांत से प्रेरित है, जो गांधी जी के काफी सिद्धांत के काफी करीब है। तो ये सिद्धांत गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित है, ये सारे निर्देशक तत्व। इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य निर्देशक तत्व भी हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के हिसाब से अनुच्छेद 51 में जो नीति निर्देशक तत्व है वह है, इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों की तरफ मान बढ़ाएगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंचायत निर्णय द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा, है ना। इसी प्रकार 42वें संशोधन के द्वारा भी अनेक धाराओं को जोड़ा गया निर्देशक तत्वों में, जैसे बाल श्रम के लिए की दिशा में अनुच्छेद 39 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए, है ना। जो इक्वल जो लेबर यानी श्रमिकों की मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन में भागीदारी, अनुच्छेद 43 भी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इन नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी भी हैं जो कुल मिलाकर भारत को न सिर्फ एक समाजवादी समाज की रचना की ओर ले जाते हैं, बल्कि एक शांति सौहार्दपूर्ण विश्व की भी परिकल्पना करते हैं। नीति निर्देशक तत्व इसलिए स्पष्ट रूप से एक आदर्श है, एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व तो हैं तो एक आदर्श स्थिति की परिकल्पना करने वाले तत्व, लेकिन इसकी आलोचना भी की गई है। कई लोगों ने इसकी कटु आलोचना भी की है। सबसे पहली आलोचना जो होती है, हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये कहते हुए कि इसके पीछे वैधानिक शक्ति नहीं है। जिस प्रकार मौलिक अधिकार जो है वो जस्टिसिएबल है, वो बाध्यकारी है, इस प्रकार कोई कानूनी शक्ति नीति निर्देशक तत्व के पीछे नहीं है। वैधानिक शक्ति के अभाव में कई निर्देशक तत्व जो है वो कानून नहीं बन पाए हैं, और इस कानून नहीं बनने के कारण जो कई आदर्श स्थिति है निर्देशक तत्व की, वो अभी तक लागू नहीं हो सकी है। इसलिए कई बार न्यायपालिका को भी कहना पड़ता है कि जैसे अनुच्छेद 44 के बारे में कहना पड़ा कि आप बनाइए, कानून बनाइए, तो ये सलाह देनी पड़ती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। तो ये वैधानिक शक्ति के अभाव में ये सिर्फ एक नैतिक उपदेश की तरह रह जाते हैं, जिसकी जब सरकार कार्यपालिका चाहे तो इसको लागू करे, चाहे तो नहीं लागू करे। इस आधार पर इसकी आलोचना होती है। फिर एक और आलोचना है कि ये अतार्किक और अस्पष्ट है, यानी ये जो निर्देशक तत्व हैं वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संविधान में शामिल नहीं किए गए हैं। जब जिसकी जरूरत पड़ी उस हिसाब से कानून बना दिया गया, और जो शामिल भी किए गए उसमें भी कई बार संशोधन किए गए और नई चीजें जोड़ी गई, और ऐसी चीजें भी हैं जो कुल मिलाकर अब निरर्थक भी हो चुकी है। कई लोग लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना तो ठीक है, लेकिन हम उसको अपनी अर्थव्यवस्था का आधार नहीं बना सकते, ऐसा कई लोग मानते हैं। स्वयं नेहरू जी ने जब हेवी इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता दी तो लोगों ने इसकी आलोचना की थी। इस प्रकार इसको अस्पष्ट और अतार्किक भी माना जाता है। इसकी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि अव्यावहारिक है, यानी कि व्यवहारिक नहीं है। जैसे
मद्य निषेध कानून यद्यपि कई राज्यों ने लगाया, लेकिन हम देखते हैं कि जिन राज्यों ने मद्य निषेध किया वहां भी स्मगलिंग की समस्या है, वहां भी तस्करी की समस्या है, वहां और ज्यादा इलिसिट यानी कि अवैध तरीके से मदिरा का उत्पादन होता है, जो जहरीली मदिरा है उसका उत्पादन होता है, बड़े पैमाने पर हताहत होते हैं लोग, ये समस्याएं आती है। और मद्य निषेध कुल मिलाकर संभव भी ये बहुत प्रासंगिक भी नहीं है। आंध्र प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों ने मद्य निषेध लागू किया, लेकिन इसकी व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण वापस मद्य निषेध को खत्म करना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे अव्यावहारिक कारण भी है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद नीति निषेध तत्व का अपना एक महत्व है, इसकी क्रियान्विति भी हुई है। इसके कारण से आदर्श समाजवादी समाज और एक शोषण रहित भेदभाव रहित भारतीय समाज की रचना की कोशिश की जाती रही है। कई कानून भी बने, मैंने बड़ा एग्जाम्पल दिया, पंचायती राज के बारे में कानून बने हैं, इक्वल पे वे वर्क फॉर इक्वल पे के ऊपर कानून बने हैं, है ना। यहाँ तक कि समान नागरिक संहिता की दिशा में विचार शुरू हुआ, उसी दिशा में एक प्रकार से जो ट्रिपल तलाक के ऊपर वो बैन हुआ, उसके ऊपर कानून बना, वो भी उसी दिशा में एक कदम है। महिलाओं को उचित सम्मान, ये भी उसी दिशा में एक कदम है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की दृष्टि से भी जो निषेध तत्व शामिल है, तो भारत का जो पंचशील का सिद्धांत था, चाहे भारत का शिमला समझौते का सिद्धांत था, वो अनुच्छेद 51 को कॉर्पोरेट करता है, उसी के अनुरूप। तो कुल मिलाकर निषेध तत्व निरर्थक नहीं है। ये जो आरोप लगता है, आलोचना होती है, वह बहुत वैलिड नहीं है। नीति निषेध तत्व का अपना एक महत्व है, और ऐसे खासकर राज्य में जो पूर्णतः पूंजीवादी नहीं है, जो कि अभी भी भेदभाव और शोषण से पूरी तरह रहित नहीं हुई है, ऐसे समाज को इन्हीं निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्य को परामर्श देकर, राज्य को एक निर्देश देकर कल्याणकारी योजना बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो नीति निषेध तत्व का बहुत ही महत्व है, और अनेक न्यायिक निर्णयों में इस बात का उल्लेख भी न्यायपालिका ने किया है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे दूसरे